इंसान को जब पैसों और ताकत का घमंड आ जाता है, तो वो फिर अपने सामने वाले आदमी को छोटा समझने लगता है और उन्हें दबाने की कोशिश करता है। कभी कभी ये काम कर जाता है जब सामने वाला आदमी रिट्रीट नहीं करता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी न कभी शेर को सवा शेर मिलता जरूर है। चांग के केस में यही हुआ था। चांग पिछले 10 सालों से सबके ऊपर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि उसके दादाजी बुद्धा मार्शल आर्ट्स के सबसे बड़े डोनर थे, इसलिए मैनेजमेंट भी चांग को ज्यादा कुछ नहीं कहता था। लेकिन जब आज उसने सिद्धार्थ के साथ भिड़ने की कोशिश की, तो सिद्धार्थ ने उसके परिवार का इतिहास खोलकर रख दिया था। सिद्धार्थ के इतिहास खोलने के बाद चांग गुस्से से उसकी ओर बढ़ चला था। सिद्धार्थ अपना हाथ मजबूत किए उसके सामने खड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि अगर इसने कुछ कहा तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन चांग वहां से उठा और आकर सीधा सिद्धार्थ के पैरों पर गिर गया था। चांग जैसे बददिमाग इंसान को सिद्धार्थ के पैरों पर गिरता देखकर वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स हैरान रह गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहे हैं वो सच है। जो चांग किसी के सामने अपना सिर झुकाना तौहीन समझता था, वो चांग सिद्धार्थ के बारे बिना जाने हुए ही उसका पैर पकड़कर बैठा हुआ था। ये बात ही अपने आप में एक अजूबा थी। चांग को सिद्धार्थ का पैर पकड़े देखकर वहां खड़े अन्य स्टूडेंट्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। भीखू के साथ उस तरफ आ रहे बीरेन ने जब ये शोर सुना, तो उन्हें लगा कि शायद चांग और सिद्धार्थ लड़ने लगे हैं। इसलिए बीरेन भागते हुए बोला, जल्दी दौड़ो भीखू। चांग को पता नहीं कि वो किससे लड़ रहा है। अगर सिद्धार्थ ने एक भी पंच दिया तो वो मर ही जाएगा। बीरेन की आवाज में एक डर साफ दिखाई दे रहा था। वो दोनों जल्दी जल्दी भागकर कैंटीन में पहुंचे तो देखा चांग वहां पर सिद्धार्थ के पैर पकड़े बैठा हुआ था और उसे देखकर सारे स्टूडेंट्स शोर कर रहे थे। बीरेन और भीखू भी ये नजारा देखकर हैरान हो गए थे। ये चांग को क्या हो गया है? पागल वागल तो नहीं हो गया है ये? चांग को सिद्धार्थ का पैर पकड़े देखकर भीखू ने सवाल किया। भीखू समेत बाकी सारे लोगों को यही लग रहा था कि चांग सिद्धार्थ का पैर पकड़े हुए है। लेकिन बीरेन के मन में एक अजीब सी आशंका उठ रही थी। तभी उसकी नजर सिद्धार्थ का पैर पकड़े बैठे चांग के आंखों पर गई और उसकी आंखों को देखकर बीरेन चौंक गया था। चांग सिद्धार्थ के पैरों के पास बैठा बिजली की शक्ति वाली मुद्रा को एक्टिवेट कर रहा था और सबको लग रहा था कि चांग सिद्धार्थ से माफी मांग रहा है। वो अपनी बेइज्जती का बदला सिद्धार्थ की सारी पसलियों को एक साथ ही तोड़कर लेने वाला था। अगर वो बिजली की शक्ति वाली मुद्रा से सिद्धार्थ के ऊपर प्रहार करता, तो सिद्धार्थ की पसलियों का टूटना लाजमी था। बीरेन ये बात जानता था कि चांग के मुट्ठी में कितना दम है। चांग को ऐसा करते देख बीरेन चिल्लाया, सिद्धार्थ पीछे हटो। लेकिन तब तक चांग हवा की रफ्तार से उठ खड़ा हुआ था और उसने हवा में अपना हाथ घुमाते हुए एक पैटर्न बना लिया था। जैसे ही उसने हवा में हाथ घुमाकर पैटर्न बनाया कि उसके हथेलियों पर बिजली की महीन धारा दिखाई देने लगी थी। चांग के पास सिद्धार्थ के जैसे कोई अंगूठी नहीं थी, बल्कि ये उसके 10 सालों की कड़ी मेहनत का परिणाम था। चांग को ऐसा करते देख सारे स्टूडेंट्स कांप गए थे। वहां सब कुछ धीमा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने समय को 4 गुना धीमा कर दिया हो। चांग की मुट्ठी सिद्धार्थ की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। बीरेन चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ रहा था। गुल्लू की आंखें बाहर आ रही थी। सारे स्टूडेंट्स आश्चर्यचकित होकर चांग को देख रहे थे, लेकिन हाथ बांधे खड़े सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही थी। अचानक से समय फिर से अपनी अवस्था में आ गया था। चांग की मुट्ठी जाकर सिद्धार्थ के सीने से टकराई और वहां पर हड्डियों के टूटने की आवाज हुई, कड़ाक। और वहां पर चिल्लाने की चीख निकल गई थी, आह। बीरेन समेत बाकी सभी लोग सकते में आ गए थे। ऐसा लगा था कि उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इधर चांग सिद्धार्थ के ऊपर मार्शल आर्ट्स की सबसे खतरनाक तकनीक का प्रयोग कर चुका था। उधर सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए ईटानगर के लिए निकलने जा रही रिया से जब अमन ने ये कहा कि राजस्थान से फोन आया है, तो वो रुक गई थी। अमन ने जब फोन की स्क्रीन उनके तरफ करी, तो रिया का चेहरा गंभीरता से भर गया था। उसके चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ एक डर भी दिखाई देने लगा था। फोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी। फोन उठाओ मैम।
रिया को कंफ्यूज खड़ी देखकर अमन ने उससे सवाल किया। लोबो भी उनसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। वो नहीं चाह रहा था कि रिया उस फोन को पिक करे। हाँ हाँ, उठाओ। अमन के पूछने पर रिया ने जवाब दिया और अमन ने फोन पिक कर लिया था। फोन राजस्थान से राघव का था। राघव वही बंदा था जो रिया की फार्मा एंड एग्रीकल्चरल कंपनी माइंड ट्री रिसर्च को राजस्थान के किसी हुकुम सा नाम के बंदे से फंड दिलाने की कोशिश कर रहा था। जो पैसा रिया प्रोजेक्ट सिद्धार्थ में लगाना चाहती थी, जो उसने करणवीर के साथ शुरू किया था, जिसमें रिया सिद्धार्थ के वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर रिसर्च करके उस क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहती थी। वो लगभग इसमें सफल भी हो गई थी, लेकिन डॉक्टर वर्मा के एक्सीडेंट और फिर उनकी गायब हुई यादाश्त ने इस प्रोजेक्ट पर स्टॉप लगा दिया था। एंड अब रिया को इसको कंटिन्यू करने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसके लिए उसने राघव से संपर्क किया था और वो फंड लेने में शायद सफल भी हो जाती, लेकिन जगत प्रसाद के कहने पर लोगों ने अपने एक साथी की मदद से उसकी मीटिंग कैंसिल करा दी थी। कहाँ थे अमन जी? बहुत देर कर दी आपने फोन उठाने में। राघव ने अमन से सवाल किया। माथुर साहब की थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल आया हुआ था। फोन बाहर था, इसलिए नहीं उठ पाया। अमन ने राघव के सवाल का जवाब दिया। ओह, आप कैसे हैं माथुर साहब? राघव ने हालचाल पूछा तो अमन ने उनका हालचाल बताते हुए कॉल करने का कारण पूछा। इस पर राघव ने जब ये बताया कि हुकुम सा उसके प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए रेडी हो गए हैं, तो अमन और रिया दोनों खुशी से उछल पड़े थे। रिया ने अमन को इशारे से फोन देने को कहा। राघव जी, रिया मैम आपसे बात करना चाहती हैं। इतना कहकर अमन ने रिया को फोन पकड़ा दिया था। रिया ने फोन लेते हुए राघव को फंड दिलाने के लिए आभार व्यक्त करने लगी थी। मेरा नहीं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने वाले उस लड़के सिद्धार्थ का थैंक और रिया जी। वो प्रोडक्ट हुकुम सा को इतने अच्छे लगे कि उन्होंने झट से हमें भर दी। राघव ने सिद्धार्थ की तारीफ करते हुए कहा। राघव के मुंह से सिद्धार्थ की तारीफ सुनकर रिया के चेहरे का रंगत बदल गया था। वो ब्लश करने लगी थी। जिससे आप मोहब्बत करते हो उसकी तारीफ कोई आपके सामने करे तो चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। रिया के साथ भी यही हुआ था और अमन ने उसके चेहरे के बदलते रंग को पकड़ लिया था। तभी राघव ने फोन पर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रिया के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। इधर रिया अमन के फोन से राघव से बात कर रही थी, उधर देविका रानी माथुर की खबर लेकर बैठा विक्रम बार बार अमन का नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन वो बिजी बता रहा था। बिजी बता रहा है। विक्रम ने रानी की ओर देखते हुए कहा, बड़ा आदमी है, कहीं बात कर रहा होगा, थोड़ी देर के बाद करना, तब तक निकलते हैं। इतना कहकर रानी उठ खड़ी हुई थी और फिर दोनों वहां से निकल चुके थे। अभी वो दोनों मुश्किल से 10 कदम आगे गए होंगे कि उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी। कहीं जाना है क्या? चलो मैं छोड़ देता हूँ। विक्रम ने जब वो आवाज सुनकर पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उसके पीछे उसकी एक खुली जिप्सी खड़ी हुई थी और उसमें विक्रम का हिसार वाला दोस्त, जहाँ पर विक्रम ने रानी को 10 दिनों के लिए रोका था, वो बंधा हुआ था। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। उसको देखकर विक्रम के तोते उड़ गए थे। थोड़ी देर तक वहां एक मौत भरा सन्नाटा छाया रहा और फिर उसके बाद उस जिप्सी की ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट से एक आदमी उतरता हुआ दिखाई दिया और उस आदमी को देखते ही विक्रम का कलेजा बाहर आ गया था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सिंडिकेट का सबसे बड़ा शूटर रॉबर्ट था, जो पिछले 20 दिनों से विक्रम और रानी को कुत्तों की तरह ढूंढ रहा था। सिंडिकेट से बचने के लिए रानी और विक्रम ने बहुत प्रपंच किया था। उन्होंने सारा सबूत मिटा दिया था। आकर जयपुर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। उसके बाद जिग्नेश की हत्या भी कर दी थी, लेकिन आखिर में वो रॉबर्ट के हाथों पकड़े गए थे। उनका सारा प्लान रॉबर्ट ने चौपट कर दिया था। विक्रम खड़ा खड़ा यही सोचे जा रहा था कि आखिर रॉबर्ट उस तक पहुंचा कैसे। विक्रम को ठग मारा खड़ा देखकर रानी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सामने से 2 गाड़ियां और आकर रुक गई थी और उन दोनों को गन पॉइंट पर रख लिया गया था। विक्रम जानता था कि वो अब सिंडिकेट से भाग नहीं सकता, इसलिए उसने भागने की जरा सी भी कोशिश नहीं की थी। विक्रम और रानी को रॉबर्ट गाड़ी में लाद चुका था
और उन्हें लेकर जैसे ही निकलने वाला था कि वहां पर पुलिस की कई गाड़ियां एक साथ आकर रुक गई थी। पुलिस की उन गाड़ियों में से एक में अजय प्रताप सिंह उर्फ पेमा बैठा हुआ था, जो ईटानगर से रॉबर्ट का पीछा करते हुए आया था। उन गाड़ियों को देखते ही रॉबर्ट के ड्राइवर ने उस जिप्सी को दौड़ा दिया था और उसके पीछे बाकी दो गाड़ियां लग गई थी। रॉबर्ट को भागते देखकर पुलिस वालों ने गोली चलानी शुरू कर दी थी और उसके जवाब में रॉबर्ट के आदमियों ने भी गोली चलानी शुरू कर दी थी। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी हो रही थी। इतने में एक गोली आकर रानी के गले में घुस गई थी और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया था। रानी को मरता देखकर रॉबर्ट के आदमी ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी और वो तीनों गाड़ियां कुछ ही देर में पुलिस वालों की आंखों से ओझल हो गए थे। बुद्धा मार्शल अकेडमी में एक सन्नाटा छाया हुआ था। चांग अपनी टूटी हथेली लेकर जमीन पर पड़ा हुआ था और सिद्धार्थ आराम से खड़ा मुस्कुराया जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके ऊपर चांग ने बिजली की शक्ति वाली मुट्ठी का प्रहार किया है। कुछ देर पहले जब चांग ने सिद्धार्थ के ऊपर प्रहार किया था, तब बीरेन समेत वहां खड़े बाकी सभी लोगों को यही लगा था कि सिद्धार्थ अब तो गया, क्योंकि चांग ने अब तक उस मूव से बहुत सारे लोगों को कोमा में भेजा था। लेकिन जब वो मुट्ठी सिद्धार्थ के सीने से टकराई तो उसे कुछ नहीं हुआ, उल्टा चांग की ही हथेली टूट गई थी। यहाँ तक कि सिद्धार्थ वहां से 1 इंच भी नहीं खिसका था। बीरेन ये दृश्य देखने के बाद अवाक खड़ा हुआ था। उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं हो सकता है। इस ताकत को रोकने की शक्ति इसके अंदर कैसे आ सकती है? ये वही है, ये वही है। मुझे अभी अभी ग्रैंड मास्टर से मिलना होगा। इतना कहकर बीरेन वहां से चल पड़ा था। भीखू भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ग्रैंड मास्टर से मिलने जा रहे बीरेन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव फैला हुआ था, जिसे देखकर ये कोई भी नहीं बता सकता था कि आखिर बीरेन के मन में चल क्या रहा है। आखिर क्या कहा था राघव ने रिया से, जिसे सुनकर वो घबरा गई थी? और सिद्धार्थ को देखकर किसके बारे में बात कर रहा है बीरेन? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।